गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, फोर्स के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। देखिए, फोर्स का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आपने उसको धक्का दिया या आपने उसको अपनी तरफ खींचा, मतलब आपने या तो उसको पुश किया या पुल किया, मतलब कि जो फोर्स होता है वो पुश और पुल होता है। ठीक है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश या फिर पुल करते हो तब आप कह सकते हो कि फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो फोर्स की डेफिनेशन हो सकती है फोर्स पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट is known as force। ठीक है, अब देखिए, ये जो फोर्स होता है दोस्तों, ये किसी न किसी डायरेक्शन में लगेगा। क्योंकि मान लीजिए आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर आप धक्का दोगे तो आप कोई ना कोई इसको डायरेक्शन में धक्का दोगे। मतलब अगर आप इसको पुश करोगे तो आप कोई ना कोई डायरेक्शन में करोगे। इसका मतलब कि फोर्स की डायरेक्शन होती है। और जैसा कि अपन ने फर्स्ट चैप्टर में देख रखा है इससे पहले मोशन के अंदर, कि जिनकी डायरेक्शन होती है वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फोर्स जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी होगी दोस्तों, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी जो डिस्कवरी है, इसकी डिस्कवरी न्यूटन ने करी थी। ठीक है, तो न्यूटन ने करी थी तो उसने अपने नाम से इसके एसआई यूनिट दी थी। तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है दोस्तों न्यूटन। ठीक है, जिसको एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एसआई यूनिट इज न्यूटन। ठीक है, जिसकी एसआई यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। ठीक है, अब देखिए अपन देखते हैं कि फोर्स क्या काम कर सकता है। फोर्स का मतलब होता है बल। तो फोर्स जो होता है वो क्या काम कर सकता है। ठीक है, तो फोर्स क्या कर सकता है कि मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उसको धक्का दिया तो वो चलना शुरू कर देगा। इसका मतलब अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूं, अगर मैं इसकी एप्लीकेशंस की बात करता हूं तो नंबर वन एप्लीकेशन क्या हो सकती है। नंबर वन एप्लीकेशन होगी कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को चला सकता है। मतलब कि कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अगर आपने उसको धक्का दिया है तो धक्का देने से क्या होगा कि वो चलना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब कि वो क्या कर सकता है, इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो ये उसको धक्का दे करके या उसको पुश करके उसको चला सकता है। ठीक है, ये इसकी नंबर वन एप्लीकेशन होगी। और क्या काम कर सकता है, मान लीजिए कि सामने से कोई बॉल आ रही है, अगर आपने उसको कैच किया, ठीक है, तो वो बॉल रुक जाएगी। इसका मतलब वो क्या कर सकता है, किसी भी मोशन वाली चीज को रोक सकता है। ठीक है, तो अपन दूसरा इसके अंदर लिख सकते हैं कि देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है कि इन दोनों ही चीज के अंदर क्या हो रहा है कि मोशन चेंज हो रहा है, मतलब उसकी स्पीड चेंज हो रही है। ठीक है, उसकी स्पीड और जो उसकी वेलोसिटी वो लगातार इसमें चेंज हो रही है। क्योंकि अगर कोई चीज़ रेस्ट पर होगी, अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे तो वो चलना स्टार्ट कर देगी, मतलब वो मोशन पे आ जाएगी। मतलब एक तरह से ये क्या कर सकता है कि स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। तो ये इट कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, ये स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। और क्या कर सकता है दोस्तों,
देखिए आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि अगर कोई रबर बैंड होता है, ठीक है, आपने उसको खींचा तो मतलब आपने उस पर फोर्स लगाया, तो उससे क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, उसकी साइज चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, इट कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप या साइज चेंज कर सकता है, ठीक है। मतलब ये किसी चलती हुई चीज को रोक सकता है, और ये क्या कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, और क्या कर सकता है, ये एक डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। मान लीजिए कि अगर कोई बॉल यहाँ से आ रही है, अगर मैं उसको एक शॉट मारूं, तो उससे क्या हो जाएगा दोस्तों कि अगर कोई बॉल किसी और डायरेक्शन में आ रही है, तो अगर मैं बाई चांस मान लीजिए अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर बॉल आ रही है किसी और डायरेक्शन से और अगर मैंने उसको शॉट लगाया, तो क्या होगा कि बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो देखिए ये फोर्स हो गया, ये उसकी डेफिनेशन हो गई। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है फोर्स का, तो आपको ये पूरा लिखना है, और अगर एप्लीकेशन लिख लिए तो आपको ये भी बताना पड़ेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अपन लोगों ने ये फोर्स के बारे में स्टडी कर लिया है। अब इसके लॉज ऑफ मोशन देखते हैं। लॉज ऑफ मोशन देखते हैं, तो न्यूटन ने जो लॉज ऑफ मोशन जो दिए थे वो क्या दिए थे। तो अपन देखते हैं कि लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन की 3 लॉ हैं, ठीक है। न्यूटन के 3 लॉ हैं, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम देखते हैं, अपन पहला लॉ देखते हैं। पहला लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो वो तब तक रेस्ट पर रहेगा जब तक उस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग जाता। मतलब कि अगर ये कोई चीज रेस्ट पर है, जब तक इस पर कोई आप आउटर फोर्स नहीं लगा देते, अगर आपको एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगा देते। अब अपन देखते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अगर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है और यहाँ से भी अगर कोई 5 न्यूटन लगा रहा है, तो ये बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। इस केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कोई यहाँ से इसको कोई धक्का दे रहा है और एक जना यहाँ से धक्का दे रहा है, बराबर अगर सेम फोर्स से धक्का दे रहा है, तो क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी जगह पर क्या हो जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अगर मान लीजिए कोई 10 न्यूटन लगा रहा है और अगर यहाँ से कोई 5 न्यूटन ही लगा रहा है, तो दोनों के फोर्स में क्या हो चुका है, डिफरेंस आ चुका है। तो ये ऐसा जो फोर्स होता है इसको अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई यहाँ से 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और अगर यहाँ से कोई 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। पर इस केस में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो वो हमेशा रेस्ट पर रहेगा जब तक आप उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते, या अगर कोई मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो मतलब कांस्टेंट है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि स्टेट ऑफ मोशन कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो हमेशा रेस्ट पर रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन करेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग जाता। मतलब कि अलग अलग फोर्स नहीं लग जाते मूव कराने के लिए, तब तक उसका स्टेट ऑफ मोशन कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन लिखें पहले लॉ की, तो ये हो सकता है
the object at rest, the object at rest remain at rest. ठीक है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगा, और moving in uniform motion, moving in uniform motion will remain in uniform motion, remain in uniform motion। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगा, और अगर कोई मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन से तो वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता ही रहेगा जब तक until an unbalanced force is not applied। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो हमेशा रेस्ट पर रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म मोशन करता ही जाएगा जब तक उस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग जाता। उसको एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग जाता। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला लॉ। अब हम दूसरा लॉ देखते हैं। दूसरा लॉ जो है, दूसरा लॉ ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला लॉ तो बहुत कम पूछते हैं, दूसरा लॉ बहुत बार पूछा जाता है। दूसरा लॉ क्या होता है? दूसरा लॉ ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फोर्स होता है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो तो वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मोमेंटम क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है तो वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। मतलब कि किसी भी चीज का मोमेंटम जितना ज्यादा चेंज होगा, जिस रेट से चेंज होगा, उस पर फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। मतलब कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है। तो मैं कह सकता हूं, देखो मोमेंटम जो होता है उसको P से डिनोट करते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो मैं ये कह सकता हूं, देखिए पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो सेकंड वाला जो लॉ कह रहा है, द फोर्स, द अप्लाइड फोर्स on an object will be proportional the applied force on an object will be proportional to the rate of change of momentum, to the rate of change of momentum. The applied force on an object will be proportional to the rate of change of momentum होगा। तो ये तो हो गया दूसरा लॉ, ये तो हो गया है दूसरा लॉ।
ये दूसरे लॉ का स्टेटमेंट है। लेकिन दूसरा लॉ जब भी आपको पूछा जाए तो आप लोगों को ये स्टेटमेंट लिखने के बाद में